आज का हमारा जो टॉपिक है, हाउ टू सिलेक्ट अ रिसर्च टॉपिक। इस पे मैंने थोड़ा सोचा और सोचने के बाद हमने ये डिसाइड, मैंने जो पर्सनली किया है वो ये किया है, क्योंकि हमारे पास दो लेवल हैं पार्टिसिपेंट्स के। कुछ हमारे पार्टिसिपेंट बेसिक लेवल के हैं, अंडर ग्रेड के, और कुछ पार्टिसिपेंट हमारे शायद डॉक्टरेट लेवल के हैं, जो मतलब डॉक्टरेट रिसर्च के लिए डेफिनेटली शायद ये कोर्स उनको कुछ गाइड कर दे, हेल्प कर दे। तो मैं पहले इसको डॉक्टरेट लेवल के जो हमारे ऐसे स्टूडेंट जिनकी पार्टिसिपेंट जिनकी रिसर्च अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, उनके लिए मैं स्टार्ट करूंगा, और फिर मिड ऑफ द सेशन के बाद मैं फिर बेसिक लेवल से शुरू करूंगा। तो दोनों लेवल को मैं इस सेशन में कवर करने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली हम सबको सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं जब ये टॉपिक अक्सर इस पे वर्कशॉप भी करवाई हैं, और इस पे मैं मोस्टली लेक्चर भी डिलीवर करता हूँ, तो इस पे मेरा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम जब अपने हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं वो हमें क्वेश्चन करते हैं कि आपका जो टॉपिक है वो गैप्स इन लिटरेचर पे बेस करता हो, और जब हम रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस तक पहुंचते हैं तो वही हमारा सुपरवाइजर कहता है कि आपके जो हाइपोथेसिस हैं वो रिसर्च पे बेस करते हो। तो इस पे मल्टीपल डिफरेंट ओपिनियंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले ये है कि हमारी जो हायर मतलब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की रिसर्च है, पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में जितना मेरा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर है उस हवाले से अगर हम बात करें, तो हमारी जो कॉमन प्रैक्टिस है वो हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ से कि मतलब कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स मिल जाएं, कोई डिफरेंट टाइप्स मतलब ऐसे न्यू नेम्स हों हमारे कल्चर में, हम उसको हम किसी तरह एडजस्ट कर दें। और फिर एट द एंड, जैसे कि जो सीनियर पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें अंदाजा होगा, जब एंड पे सारा टॉपिक फाइनल हो जाता है और एंड पे आके सुपरवाइजर या हमारा मेंटोर हमें कहता है कि अब इसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड लाओ, तो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला वहां पे दरपेश आता है, क्योंकि वो टॉपिक हमने जोड़ तोड़ करके वेरिएबल का बनाया होता है, तो उस पर कोई थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव नहीं मिल रहे होते हमें। अगर कोई थ्योरी, फिर हमारा ये क्वेश्चन होता है क्या हम एक से ज्यादा थ्योरीज ऐड कर सकते हैं अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। तो उसका बेस्ट वे ये है कि सबसे बेस्ट वे जो मतलब टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए है कि आप दो चीजों से लेके चल सकते हैं। पहला ये है कि आप स्पेसिफिक कभी भी टॉपिक को लेके ना चलें। ये उन दो चीजों से अलावा एक बात है कि आप कभी भी टॉपिक को स्पेसिफिक, अगर आप नैरो टॉपिक लेंगे तो उसे मजीद नैरो डाउन नहीं कर सकेंगे। अगर आप स्पेसिफिक टॉपिक लेंगे उसे मजीद कितना कुछ स्पेसिफिक कर लेंगे। आप ब्रॉडर एरिया से शुरू करें, जैसे आप पहले अपनी पॉपुलेशन डिसाइड कर सकते हैं, उस पॉपुलेशन में से आप उस पॉपुलेशन के लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स आप डिसाइड कर लें, कि आप एक लिस्ट बना लें और उसकी एक हायरार्की सेट कर लें। पॉपुलेशन के साथ आप लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स की हायरार्की सेट कर लें, और अपने रिसोर्सेज टाइम स्लॉट्स को देखते हुए, ये ना हो कि आपका जो टॉप प्रायोरिटी का प्रॉब्लम है वो आपके रिसोर्सेज, फिनेंशियल, इमोशनल एग्जॉशन क्रिएट करे, उसकी बजाय आपने वो लेना है डॉक्टरेट लेवल में या ग्रेजुएशन लेवल में जो आपका गिवन टाइम स्लॉट है उसमें वो चीज़ कंप्लीट हो जाए। दोनों चीज़ों को आपने कंपैरिजन में रखना है। अब उस लिस्ट के बाद आप जो दूसरी चीज़ करते हैं, लिस्ट बनाने के बाद इन चीज़ों को आप इन लिस्ट कर लेंगे। लिस्ट बनाने के बाद आपका जो दूसरा है उसमें से आप अपना रेलिवेंट प्रॉब्लम जो होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे, डिपेंड करते हुए कि आपका टाइम स्लॉट कितना है। लेट्स सपोज कुछ यूनिवर्सिटी में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास 1.5-2 साल तो कंप्रीहेंसिव को लेने में लग जाते हैं, और उसके बाद बहुत कम ड्यूरेशन होता है, 3 साल में आपको डॉक्टरेट मिनिमम जो ड्यूरेशन है, और हर किसी की कोशिश होती है कि वो मिनिमम ड्यूरेशन में कंप्लीट कर ले। तो रिसर्च के मामले में जब आप किसी हाँ जी। जी ब्राजील मेट्रोजीन दिनों nada organo Brazil leo się. जब हम टॉपिक को रिसर्च डिग्री फुलफिलमेंट के लिए रिसर्च कर रहे हो, तो ये मेरी एज अ सीनियर एडवाइस है कि आपने टॉपिक को ज्यादा इमोशनल होके नहीं लेना। आपकी ये रिसर्च
आखिरी रिसर्च नहीं होगी, ये आपकी ट्रेनिंग है। इसके बाद आप जितनी अच्छी रिसर्च करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आपने अच्छी रिसर्च करनी है, लेकिन अपने टाइम ड्यूरेशन और इन तमाम चीजों को देखते हुए। खैर, लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम में से आप एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे मैं कुछ आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे मेरा जाती तौर पे मैं जो हेल्थ साइकोलॉजी, मैंने आपको बताया कि मेरा हेल्थ साइकोलॉजी स्पेशलाइज्ड एरिया है। तो हेल्थ साइकोलॉजी में मेरे पास दो एरियाज थे। एक, मैं या प्रिवेंटिव लेवल पे काम कर सकता हूँ या क्यूरेटिव लेवल पे। मैं दोनों लेवल्स की आपके साथ एग्जांपल शेयर करूंगा। अब पहले मैंने अपना डोमेन डिसिप्लिन डिसाइड किया है। तो आप, मेरा क्योंकि स्पेशलिटी थी, मेरा इंटरेस्ट था हेल्थ में काम करना, तो मैंने हेल्थ को डिसाइड करने के बाद मैंने अब दूसरा एरिया सोचा मैं किस लेवल पे काम कर सकता हूँ, प्रिवेंटिव लेवल पे या क्यूरेटिव लेवल पे। प्रिवेंटिव लेवल है कि किसी लोगों को बीमारियां लगने से बचाने के लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाए जाते हैं ताकि उनकी हेल्थ ज्यादा देर तक इफेक्ट, लेट्स सपोज किसी के जेनेटिकल इश्यूज हैं और उनको डायबिटिक जो है ना इश्यूज हैं जेनेटिकल, और उनसे बचाने के लिए हम क्या प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं। तो इस तरह के, मतलब इसे कहते हैं प्रिवेंटिव लेवल। लोगों को बीमारी से बचाने के लिए जो रिसर्चेस की जाते हैं, ज्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो प्रिवेंटिव लेवल पे काम करते हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो क्यूरेटिव लेवल पे काम करते हैं, क्योंकि उनकी क्यूरेटिव जो मेजर्स हैं वो भी पूरे नहीं हो रहे होते, वो प्रिवेंटिव लेवल पे नहीं जाते। सो प्रिवेंटिव लेवल पे लेट्स सपोज मैं काम करना चाहता हूँ, तो प्रिवेंटिव लेवल पे सबसे बेस्ट चीज जो है वो एक्सरसाइज है, जिसपे मैं काम कर सकता हूँ। क्योंकि बचाने के लिए, किसी को भी बीमारी से बचाने के लिए ये हमारे पास कॉमन एग्जांपल्स भी दी जाती है कि एक्सरसाइज इज द बेस्ट थिंग, कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब एक्सरसाइज मुझे डिसाइड हो गया कि मैंने एक्सरसाइज पे काम करना है। अब नेक्स्ट काम क्या था मेरा कि एक्सरसाइज में किन लोगों में देखूं। अब यहां से जाके हमने लिटरेचर सर्च किया। लिटरेचर सर्च करने के बाद एक्सरसाइज के ऊपर लिटरेचर बताता है कि जो यंग अडल्ट्स हैं वो जो बिहेवियर अडेप्ट करते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। और अगर कोई भी हेल्दी बिहेवियर यंग अडल्ट अडेप्ट कर लें वो लेट अडल्ट तक उसके साथ रहते हैं, और उनकी जो बीमारियां, जो फिजिकल डिजीजेस लगने के चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। उनके फिजिकल लाइफ लॉन्ग डिजीजेस होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। अब यहां से मुझे पता चला, एक तो मैंने प्रिवेंटिव लेवल पे बेस्ट बिहेवियर देखा, क्या हेल्दी बिहेवियर है, एक्सरसाइज है। अब मैंने देखा पॉपुलेशन में कैसे डिसाइड करूं। मुझे अंदाजा हुआ कि एक्सरसाइज जो बेस्ट है वो यंग अडल्ट्स में है। अगर वो इस एज ब्रैकेट में वो इस बिहेवियर को कैरी करते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, अब मेरी दो तीन चीजें यहाँ पे फाइनल हो चुकी हैं कि एक्सरसाइज, एक तो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल फाइनल हो गया कि एक्सरसाइज रखना है मैंने। दूसरा, मेरी पॉपुलेशन डिसाइड होगी कि मैं यंग अडल्ट्स पे करूंगा। अब तीसरा काम मेरा इसके प्रेडिक्टर देखना नहीं था। तीसरा काम मेरा डीवी के ऊपर थेरीज देखना था। मेरा जो नेक्स्ट लेवल पे काम था वो डिपेंडेंट वेरिएबल और पॉपुलेशन के फाइनल होने के बाद थेरी देखना था कि कौन सी थेरी मैं लेके चल सकता हूं अपने टॉपिक में। अब थेरी, जब मैंने लिटरेचर, एक्सरसाइज एक बिहेवियर है, अब मैंने बिहेवियर के रिलेटेड थ्योरेटिकल जो ग्राउंड्स थे, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स थे, उनको लिटरेचर से पढ़ना शुरू किया। अब मुझे यहाँ पे सबसे जो बेस्ट बिहेवियर की थ्योरी लगी वो मेरी थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर। मुझे लिटरेचर बताता था कि थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर बेस्ट थ्योरी है टू एक्सप्लेन एनी टाइप ऑफ बिहेवियर। वो कंज्यूमर बिहेवियर है, वो आपका हेल्दी बिहेवियर है, क्योंकि इस पे बहुत सी और भी थेरीज हैं, वो बड़ी डिटेल डिस्कशन है। खैर, मुझे लिटरेचर ने जब बता दिया कि थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर बेस्ट थ्योरी है, तो अब मुझे एक चीज क्लियर होगी कि मैं एक्सरसाइज को थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर पे लेके चलूंगा। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या था कि मुझे थ्योरी फाइनल करने के बाद मेरा टॉपिक फाइनल नहीं हुआ, अब मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा, मैं इस पे क्रिटिसिज्म पढ़ूंगा कि इस थ्योरी के ऊपर क्या क्रिटिसिज्म है। बेस्ट थ्योरी तो है, इस थ्योरी पे क्या क्रिटिसिज्म है। अब मैंने इस थ्योरी के ऊपर जब क्रिटिसिज्म पढ़ा तो मुझे मिला कि इस थ्योरी को अभी तक
इस थ्योरी में जो चीज इनकॉर्पोरेट नहीं की गई वो परसीव्ड बैरियर है। अब ये थ्योरी क्या है मैं वो एक्सप्लेन करता हूं। इस थ्योरी के अंदर, थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर के अंदर हमारे पास कंपोनेंट जो थे, इस थ्योरी के मुताबिक मैं एंड पे जाके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसका मैंने एक फ्रेमवर्क ऐड किया है, वो आपको हेल्प आउट कर देगा। ये इस थ्योरी का फ्रेमवर्क है, इसमें टोटल 4 कंपोनेंट हैं। ये एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म्स, परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल और इंटेंशन। ये थ्योरी बताती है कि कोई भी बिहेवियर परफॉर्म करने के लिए हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, स्पोर्टिव सब्जेक्टिव नॉर्म्स और उस बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए हमारा यानी कि सब्जेक्ट का ये बिलीफ हो, उसका ये ख्याल हो कि वो ये बिहेवियर परफॉर्म कर सकता है, ये तीनों चीजें मिलके उसकी इंटेंशंस को लीड करती हैं और इंटेंशंस फर्दर बिहेवियर को लीड करता है। अब मेरा जाती तौर पे ये ख्याल था जब क्रिटिसिज्म से भी पहले कि हम में से सब लोग पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं टुवर्ड्स एक्सरसाइज, हमारा सब्जेक्टिव स्पोर्टिव नॉर्म्स हैं कि हम एक्सरसाइज करें और हमारा सब्जेक्टिव कंट्रोल भी है कि हम एक्सरसाइज अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं। लेकिन ये तीनों आने के बाद हमारा यहाँ पे मसला दरपेश हो जाता है। हम बाज दफा प्लानिंग नहीं करते, बाज दफा प्लानिंग कर भी लें तो हमारी वो चीज बिहेवियर में ट्रांसलेट नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने जब इसको लिटरेचर में इस पे क्रिटिसिज्म पढ़ा तो मुझे अब ये जाती तौर पे एज ए रिसर्चर ख्याल आया कि हम ठीक है ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये थ्योरी बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर रही सही तरीके से। नो डाउट अभी तक ये बेस्ट थ्योरी होगी, लेकिन ये बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर रही। भी पर्सनल ओपिनियन थी, क्योंकि एटीट्यूड भी हमारे पॉजिटिव है, सब्जेक्टिव नॉर्म्स भी सपोर्टिव है, बिहेवियरल कंट्रोल भी है, सम टाइम प्लानिंग भी है, लेकिन बिहेवियर में ट्रांसलेट नहीं हो रही। कोई और चीज है जो इस चीज को एक्सप्लेन करेगी। तो जब मैंने क्रिटिसिज्म पढ़ा तो उन्होंने मुझे 2 चीजें बताई कि एक तो इस पे इमोशनल फैक्टर इंक्लूड नहीं किया गया इस थ्योरी में, और दूसरा इस थ्योरी में बैरियर नहीं स्टडी किया गया। देखिए एटीट्यूड पॉजिटिव है, नॉर्म्स भी हैं, कंट्रोल भी है, लेकिन एक इंसान के पर्सनल बैरियर हैं, उसके पास टाइम ही नहीं है, एक इंसान की रिसोर्सेज ही नहीं है, वो एक्सरसाइज कैसे करे। एटीट्यूड भी हो, उसके पास नाम्स भी हो, सारी चीजें अवेलेबल हो, तो उसको अगर टाइम ही नहीं मिलता तो वो कब एक्सरसाइज करेगा। तो बैरियर, और दूसरा कि उसका कोई इमोशनल फैक्टर इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि हमारा जब इमोशनैलिटी का फैक्टर किसी भी चीज के हवाले से लिंक्ड हो जाता है तो उस बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास ज्यादा चांस होते हैं कि हम ज्यादातर वो बिहेवियर परफॉर्म कर लेते हैं। तो खैर इस पे देखें, जब मैंने लिटरेचर पढ़ा तो मुझे 2 आर्टिकल मिले। इवन दो एक आर्टिकल था नाउ टाइम टू रिटायर द थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर, यानी कि अब टाइम है थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर को रिटायर कर देना चाहिए। इसके काउंटर आर्गुमेंट में दूसरा जो आर्टिकल था वो था कि नाउ टाइम टू एक्सटेंड द थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर रादर टू रिटायर द थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर, कि आप थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर को एक्सटेंड करें। तो अब मुझे यहाँ से उस स्पोर्ट बिल के लिटरेचर से कि मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, तो मैंने वो वाले फैक्टर इंक्लूड करके अपने इमोशनल फैक्टर और बैरियर इंक्लूड करके एक्सरसाइज में ये चीज चेक की। अब ये जब मैंने चीज चेक की तो इस पूरे मॉडल की जो वेरिएंस आती थी, यस प्लीज यू कैन आस्क गुलाम मुर्तजा। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम परसीव्ड बिहेवियर को लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी कह सकते हैं? परसीव्ड बैरियर को या बिहेवियर जी को? परसीव्ड बैरियर जो है, लिमिटेशन ऑफ स्टडी नहीं, लिमिटेशन ऑफ थ्योरी, क्रिटिसिज्म है वो। अच्छा, क्योंकि ये सर हम रिसर्च में लिखते हैं ना, जब हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं तो आखिर में लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी या थ्योरी जो भी है सर उसको हम लिखते हैं, तो ये शायद उसी टर्म का मुतबादिल है। जी गुलाम मुर्तजा, जो हम लिमिटेशन लिखते हैं वो दरअसल दूसरी स्टडी के लिए ग्राउंड्स होते हैं। जो आपकी रिसर्च की लिमिटेशन होंगी वो मेरी स्टडी के लिए ग्राउंड सेट करेंगी। मैं उन लिमिटेशन को इनकॉर्पोरेट करके फर्दर एक स्टडी डिजाइन करके मैं अपना काम एक्सटेंड करूंगा, फिर मैं अपनी लिमिटेशन दूंगा। 2 तरह की लिमिटेशन होती है।
एक होती है मेथडोलॉजिकल लिमिटेशन, एक होती है आपकी रिसर्च बेस्ड रिसोर्सेज लिमिटेशन। मिसाल के तौर पे सैंपल साइज स्मॉल था, डेटा कलेक्शन में इश्यूज आए, ये हैं आपके रिसोर्सेज बेस्ड लिंकेज बेस्ड लिमिटेशन। इनका कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं है, आप जाहिर बात है आप जो भी रिसर्च देखेंगे उसका सैंपल साइज लिमिटेशन में स्मॉल ही होगा। लेकिन कुछ प्रोसीजरल होती हैं जिसमें आप बताते हैं कि आपको लगता है एज अ रिसर्चर कि फलां चीज मैंने असेस नहीं की, फ्यूचर रिसर्चेस उसे असेस करें, ये मेरी स्टडी की लिमिटेशन है। तो अब फ्यूचर रिसर्चेस उसको लेके चलेंगे, ये है लिमिटेशन। क्रिटिसिज्म होता है कि आप एज एन एक्सपर्ट उस थ्योरी को या उस रिसर्च वर्क को पढ़ने के बाद थर्ड पर्सन उस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, वो क्रिटिसिज्म होता है। आप जो लिखेंगे अपनी रिसर्च का वो लिमिटेशन होगा, आपकी लिमिटेशन के अलावा रिसर्च को पढ़ने के बाद जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो क्रिटिसिज्म होगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। और सर ये जो लिमिटेशंस होती हैं इसी से फर्दर जो रिसर्च करने का आइडिया मिल जाता है या हमें वो डिस्कशन या सजेशन में से मिलता है? ज्यादातर हमें जो है लिमिटेशन से मिल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में मतलब ज्यादातर जो लिमिटेशन लिखी जाती है वो रिसोर्सेज और लिंकेज बेस्ड होती हैं, मेथडोलॉजिकल और रिसर्च बेस्ड नहीं होती। उसमें मतलब साइंटिफिक लिमिटेशन हो जो आपको ग्राउंड सेट करके दे रही हो। अब बताएं, आप अपने यूनिवर्सिटी में या आप जिस भी कैडर में काम कर रहे हैं, आप उनकी लिमिटेशन खोलें, आपको हर, मैं कहता हूं 99.99 थीसिस में आपको सैंपल साइज स्मॉल मिलेगा। आपको उसके कोरिलेशनल नेचर ऑफ रिसर्च मिलेगी कि फर्दर, अब मतलब हमने जब मैं एक सवाल पढ़ रहा हूं, ऑनलाइन आया है, लिमिटेशन हेल्प्स फाइंडिंग गैप इन आवर स्टडी। लिमिटेशन हेल्प्स फाइंडिंग गैप, लिमिटेशंस। वो आई थिंक कहना चाह रहे हैं कि क्या लिमिटेशन पढ़ के हम ये देख सकते हैं कि क्या गैप है, गैप फाइंड कर सकते हैं? हाँ, हम लिमिटेशन से गैप्स पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका ये तरीका है। अब मिसाल के तौर पे गुलाम मुर्तजा, अब आवाज क्लियर आ रही है आपको? मेरी तो अब नेट का भी इशू रिजॉल्व हो गया, कल कंप्लेन मैंने रिजॉल्व कर दी थी। आवाज क्लियर आ रही है सबको? सर आवाज आपकी क्लियर है, मुझे तो क्लियर आ जी रही सर, है। क्लियर है, आवाज क्लियर आ रही है। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे दो क्वेश्चन आए हैं। अगर अलाना आपका ये क्वेश्चन है कि अब लिमिटेशन, आपका ही साथ क्वेश्चन है, लिमिटेशन दरअसल ऐसे होती है कि मिसाल के तौर पे आपने लतीफ लिमिटेशन लिखी है, अब एज अ रिसर्चर मैं उस लिमिटेशन को इनकॉर्पोरेट करके मैं लिटरेचर में दोबारा सर्च करूंगा। हो सकता है जो लिमिटेशन आपने लिखी है वो किसी और ने पहले परसीव करके उस पर रिसर्च कंडक्ट कर दी हो, ये ना हो कि मैं री इन्वेंट ऑफ टायर कर दूं, कि एक चीज जो पहले हो चुकी है मैं उसे रिपीट ना कर दूं। इस तरह का प्रोसेस मैं जारी रखूंगा अनटिल अनलेस मैं कोई गैप्स इन लिटरेचर तक पहुंच ना जाऊं, अगर आप लिमिटेशन को लेके चल रहे हैं। ओके सर, ठीक है। और दूसरी बात, आपका पहला क्वेश्चन क्या था? लतीफ, आपका पहला क्वेश्चन क्या था? सर मैं पूछ रहा था क्या लिमिटेशन से हम आइडिया ले सकते हैं? हाँ, लिमिटेशन से भी हम आइडिया ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेस्ट चीज है वो आपको, मतलब मेरी पर्सनल एक ओपिनियन है, आप लिमिटेशन, अब मुझे बताएं कि जो रिसर्च कंडक्ट कर रहा है वो रिसर्च ट्रेनी है, मतलब आप थोड़ा सा ये वाली बात मेरी गौर से सुनिएगा, वो रिसर्च ट्रेनी है। तो आप मुझे बताएं कि एक्सपर्ट के राइटअप से आप कितना कोई रिसर्च आइडिया पॉलिश कर लेंगे? कि हमारा इतना लेवल रिसर्च ट्रेनिंग को हम कहते हैं कि आप लिटरेचर से गैप आइडेंटिफाई करके रहो। मैं अपने रिसर्च ट्रेनिंग्स को ये कभी नहीं कहता, मैं उन्हें कहता हूं जाओ अपने करीब करीब के बिहेवियर्स ऑब्जर्व करो और उनमें से जो आपको इंटरेस्ट का लगे वो उस पे आप सोचना शुरू करो। हमेशा गैप्स इन लिटरेचर अगर आप देखोगे तो वो आपकी सोशल ऑब्जर्वेशन टॉपिक का गैप्स इन लिटरेचर अच्छा आएगा। आप लिटरेचर से शुरू करोगे तो लिटरेचर में आपको इतना गैप्स इन नॉलेज नहीं मिलेगा। हाँ, आप थोड़ा बहुत पॉलिश करने के लिए
लिटरेचर कंसल्ट करें। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग, मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। रिसर्च ट्रेनिंग के लिए ये रिकमेंडेड मैं नहीं करता पर्सनली कि वो जाके गैप्स डायरेक्ट जाके लिटरेचर कंसल्ट करे और लिटरेचर से टॉपिक फाइनल करके लाए। वो फिर लिटरेचर से जो टॉपिक फाइनल करके लाएगा वो फिर यही होगा कि पक्की ईंटों पे गारे का लेप दे देगा, मतलब, या सीमेंट की दीवार पे डिफरेंट कलर कर देगा, वो इनोवेशन होगी। ठीक ठीक हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी लिमिटेशन क्रिटिसिज्म से हम गैप फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपकी रिसर्च एक्सपर्टीज अच्छी है, आपको लगता है कि आप लिमिटेशन क्या, आप राइटअप में से भी टॉपिक फाइनल कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में से भी टॉपिक फाइनल कर सकते हैं, आप उसके राइटअप के मतलब जो उतार चढ़ाव है वहां से भी टॉपिक फाइनल कर सकते हैं, आप किसी एक बात से भी टॉपिक फाइनल कर सकते हैं। मैं अभी आपको एक इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूँ। हमारे पाकिस्तान के, आपको पता है, डे फर्स्ट से बड़े जबरदस्त जो ये करंट अफेयर्स हैं चलते रहते हैं। मेरा खैर इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता इनमें, तो मैं एक वाकया शेयर करूंगा, उससे भी एक रिसर्च टॉपिक निकला था। आपने देखा होगा कुछ अर्सा पहले इसी तरह हमारी पॉलिटिकल जो है ना हाइप क्रिएट हुई थी, और उसमें हमारे पास एक पॉलिटिकल पार्टी ने धरना दिया था और दूसरे से वो डिमांड कर रही थी कि आप इस्तीफा दें, और इस तरह के मामला चलते रहे। तो तब भी हमारे लोग बहुत ज्यादा न्यूज कंसर्न हो गए थे। और मैं यहीं से मैं अक्सर ये वाकया शेयर करता हूं। आप लिमिटेशन की बात करें, मैं एक मूवी देख रहा था, उस मूवी में एक डायलॉग था कि हम लोग क्राइम न्यूज एडिक्टेड हो गए हैं। लोग न्यूज चैनल वाले क्राइम करवाते हैं और उसकी कवरेज करते हैं और उससे अपने व्यूज लेते हैं। यहां से मुझे आइडिया क्लिक हुआ। मैंने उसको जब अपने कल्चर में आइडेंटिफाई करते हुए देखा तो मुझे अंदाजा हुआ कि हमारे यहाँ क्राइम न्यूज का ज्यादा जो है ना रुझान नहीं है, हमारे यहाँ करंट अफेयर्स का है। तो वहां से मैंने एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया, न्यूज एडिक्शन। तो मतलब आप रिसर्च आइडियाज जरूरी नहीं है कि आपको लिटरेचर से मिलेगा, आपको लिमिटेशन से मिलेगा। रिसर्च आइडिया आपके साथ चल रहा होता है। इसके अलावा आप सारे सोशल मीडिया यूजर हैं, मतलब सारे हैं, आप सोशल मीडिया यूज करते होंगे। आपने कितनी मीम्स देखी होंगी जो सास और बहू पे हैं? बहुत ज्यादा मीम्स हैं। लेकिन मैं यहीं से भी हमने एक रिसर्च आइडिया जनरेट किया है। मैंने एक और स्केल डेवलप किया है, इन लॉज इंटरफेरेंस स्केल। तो मतलब रिसर्च आइडियाज इस तरह नहीं है। ये सारी चीजें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि रिसर्च आइडिया हर जगह से आपको मिल जाते हैं। इवन दो आप चल रहे हैं, आप कुछ देख रहे हैं, आप अगर उसे एज एन ऑब्जर्वर देखेंगे तो आपके पास रिसर्च आइडिया आएगा। जी, एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, ये जो आप अभी ये नाम ले रहे थे कि स्केल डेवलप करते हैं, ये भी हम इस कोर्स में सीखेंगे? गुलाम मुर्तजा एंड पे मैं चलो करवा दूंगा, मुझे आप रिमाइंड कराइएगा लास्ट लेक्चर से पहले। मैं और लतीफ आप भी, वैसे ओके कोर्स सर। का हमारे कोर्स आउटलाइन में नहीं है, लेकिन मैं आपको स्केल डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस और इस पे जितने हमारे वैलिडिटी की टाइप्स और ये चीजें यूज होती हैं, मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर दे दूंगा। ठीक है सर, बहुत ओके थैंक सर। यू। कोई अच्छा इशू सर, नहीं। दूसरा जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये वाला जो स्केल है, ये क्या हम जैसे पेशेंट पे हिस्ट्री टेकिंग करते हैं वार्ड में, वहां पे यूज कर सकते हैं इसको? कौन सा स्केल? सर ये जो आप इन लॉज इंटरफेरेंस स्केल कह रहे हैं। अब अगर आपका पेशेंट, क्योंकि मेरा क्लिनिकल बैकग्राउंड नहीं है, अगर आपका पेशेंट लगता है कि आपको देखना चाहिए, वो हमने वैसे क्लिनिकली डायग्नोस्ड पॉपुलेशन या कोई डायग्नोसिस के लिए नहीं बनाया, हमारी वो ठीक है। कंटिन्यूटी स्कोर के लिए बना है, जिसमें हम दरअसल हमारा रिसर्च का पर्पस था, हम ये देखना चाह रहे थे इम्पैक्ट ऑफ इन लॉज इंटरफेरेंस ऑन मैरिटल सेटिस्फैक्शन। क्योंकि सही। अगस्त 2022 के 2022 अगस्त में लाहौर में 500 डिवोर्स फाइल हुई हैं। हम ये देखना चाह रहे ठीक थे है। कि क्या ये वाला फैक्टर है, तो उस पे हमने स्केल डेवलप किया है, और वो स्केल मेरा पब्लिकेशन के प्रोसेस पे और वो मेरे रिसर्च ट्रेनिंग का है।
तो अगर आप वो स्केल चाहेंगे तो जी मैं सर। आपके साथ स्केल तो शेयर कर सकता हूँ, उसका जब वो पब्लिकेशन मटेरियल आएगा वो भी जरूर शेयर करूंगा। तो जी सर, स्क्रीनिंग के जरूर लिए आप करिएगा यूज जी। नहीं, उसका हमने कोई इस तरह का क्राइटेरिया नहीं सेट किया। हाँ आप मतलब जी सर। वैसे असेस करना चाहें कि इन लॉज का इंटरफेरेंस हो रहा है कि नहीं, वो आप इनफॉर्मल असेसमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं एज पर माय जी सर। knowledge in clinical psychology. But if you want to get some more information and you want to validate your informal assessment through formal assessment, then मतलब मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जी सर, काइंडली जरूर करिएगा जी। हाँ मुझे आप मैं जरूर शेयर करूंगा। जी जी सर, अब सर, लास्ट में बात करा दूंगे आप। सर एक्सक्यूज मी सर, एक छोटा जी, सा जी। क्वेश्चन है जी जी सर। ये टॉपिक जो है फॉर एग्जाम्पल यही जो डिस्कस हो रहा है डिवोर्स से रिलेटेड या इन लॉज से रिलेटेड, सर इसमें अगर देखा जाए तो इसकी नेचर जो है ना वो हमें क्वालिटेटिव लग रही है देखने में। तो जी, इसे जी। हम जिस तरह आपने बताया कि स्केल डेवलप करके अपनी आसानी के लिए हमने वो न्यूमेरिकल फॉर्म में ले लिया और क्वांटिटेटिव रिसर्च आ गई। अगर हम यही डाटा इंटरव्यू के जरिए कलेक्ट करें और फिर उसको एन वीवो सॉफ्टवेयर है या बाकी जैसे डिडोस है क्वालिटेटिव जो एनालिसिस करते हैं मतलब उनमें डाल के वो हम कर लें, तो सर एक ही रिसर्च को मेरा सवाल ये है कि हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी उसका कर सकते हैं और क्वालिटेटिव भी कर सकते हैं, तो सर इसमें बेहतर कौन सा है? यानी हम इसको केस स्टडी में ले लें या किसी और तरह से हम देख लें? गुलाम मुर्तजा, ये आपका सवाल एंड पे था। खैर ये आपके सामने है एक पिक्चर। जी जी जी। हम अगर मतलब ये पिक्चर मैंने आपके सामने शेयर की है, वैसे बेहतर पर्सनली हमारे यहाँ क्वालिटेटिव एनालिस्ट नहीं है। सॉफ्टवेयर तो आपके दिए गए कोड्स को असेस करेगा, मतलब सॉफ्टवेयर तो आपको एक डायग्राम सी बना के देगा। जो मेरी बेसिक नॉलेज है अबाउट क्वालिटेटिव, आई एम नॉट मच मोर गुड इन क्वालिटेटिव रिसर्च, बट मैंने क्वालिटेटिव के मेरे 1-2 आर्टिकल पब्लिश हैं। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग क्वालिटेटिव रिसर्च, उसमें मैंने जितने भी सॉफ्टवेयर यूज किए उसमें एनालिसिस आप सब्जेक्टिव करते हैं। और मुझे नहीं लगता, मतलब मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत भी हूँ, कि उसमें हम मतलब हमारी रिसर्च ट्रेनिंग क्वालिटेटिव एनालिसिस की उतनी अच्छी नहीं है, मेरी भी जाती तौर पे नहीं है। इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि रिसर्च ट्रेनी से, मैं जो मेरे ट्रेनीज होते हैं उनसे तो मैं क्वांटिटेटिव करवाऊँ। मतलब हम अब स्केल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस था उसमें हमने 2 पैटर्न यूज किए थे। कन्वर्ज उसमें हमारे पास था स्केल डेवलपमेंट में हम यूज करते हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच थी, हमने लिटरेचर जो मैरिटल इश्यूज के रिलेटेड लिटरेचर था वो कंसल्ट किया। और डिडक्टिव अप्रोच इंडक्टिव अप्रोच में हमने कपल्स में से जो हमने फीमेल वेरिएंट तैयार किया था, तो हमने फीमेल्स से इंटरव्यूज कंडक्ट किए। उन इंटरव्यूज और लिटरेचर के बेस पे हमने इंटरव्यूज को हमने फिर थीमेटिक एनालिसिस के तहत उनके कोड्स बनाए, और उन कोड्स और सब थीम्स और थीम्स की बेस पे हमने और लिटरेचर को मिला के हमने एक मतलब वो पूरा स्केल डेवलप किया। तो आप अगर आपके पास मतलब एक अच्छा ग्राउंड है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो मेरा जाती तौर पे ये मानना है कि आप एक्सप्लोरेटरी सिक्वेंशियल डिजाइन यूज कर सकते हैं, जिसपे आप क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन और उसका एनालिसिस करके फिर आप क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन और उसका एनालिसिस कर सकते हैं। राइट सर। ठीक है, ये मैं आपके साथ स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा। जाती तौर पे मेरा मानना ये यही वजह है कि गोरे का जो काम है वो अच्छे जर्नल्स में पब्लिश हो जाता है, हमारा नहीं होता, क्योंकि हम एक पोर्शन पे काम करते हैं। लेट्स सपोज अब मैं मतलब बताऊं तो हमने एंड पे थीम, बड़े स्टूडेंट एमफिल का था तो हमने बड़ी मुश्किल से थीम्स बस वही आइडेंटिफाई किए कोड्स के बाद, और वहीं से हम लिटरेचर कंसल्ट कर लिया। हमने पूरी क्वालिटेटिव स्टडी जिस तरह उसका स्पिरिट होता है, जिस तरह उसे कंडक्ट करनी चाहिए थी, हमने उस तरह नहीं की। क्योंकि मेरा जाती तौर पे ये मानना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च टाइम टेकिंग है। क्वालिटेटिव रिसर्च आपका अच्छा खासा टाइम लेती है, उसके बाद जाके क्वालिटेटिव रिसर्च कंप्लीट होती है। तो मैं मतलब इवन दो मैं अपनी डॉक्टरेट की भी वो करूं तो 80% ऑफ टाइम मेरा क्वालिटेटिव एक स्टडी थी, क्वांटिटेटिव 2 स्टडीज थी। 80% ऑफ टाइम मेरा क्वालिटेटिव रिसर्च में इन्वेस्ट हुआ है, 20% मैंने 2 क्वांटिटेटिव स्टडीज में किया।
तो आप इसमें मतलब डिफरेंट डिजाइन लेके चल सकते हैं। खैर मुझे अच्छा लगा ये क्लास में, चाह रहा था कि हमारी इस तरह की डिस्कशन बेस हो। तो मैं अपने मौजू की तरफ वापस आता हूं कि हम अपनी रिसर्च को थ्योरी बेस लेके चलें। अगर क्वांटिटेटिव कर रहे हैं तो हमारी थ्योरी बेस हो तो बड़ा मतलब उसमें हमारे पास एक चीजें अच्छी होके चलती हैं। उसमें हमारे पास कोई इस तरह का हमारे पास मतलब कोई बाद में थ्योरी ढूंढना और ये करना वो करना, वो मसाइल हमें नहीं आते। अब यहाँ पे आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा, समटाइम हम ऐसा करते हैं कि हम टॉपिक फाइनल कर लेते हैं और टॉपिक फाइनल होने के बाद अब हमें मिलता है कि यार क्या हम दो थ्योरीज को मिला के टॉपिक को सपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा आंसर ये होता है कि आप दो थ्योरीज को किसी लॉजिक की बेस पे मिला सकते हैं कि एक थ्योरी का क्रिटिसिज्म दूसरी थ्योरी को से कंप्लीट हो रहा हो, उसका क्रिटिसिज्म ओवरकम हो रहा हो दूसरी थ्योरी से, तो आप दो थ्योरीज को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करके आप असेस कर सकते हैं। मतलब ये नहीं हो कि आप एक थ्योरी के कोई दो कंपोनेंट जो आपके टॉपिक में आ रहे हैं और दूसरी थ्योरी के कोई दो कंपोनेंट या एक कंपोनेंट जो आपके टॉपिक में आ रहे हैं उनको मिला के आप थ्योरेटिकल बैकग्राउंड सेट कर लो और कह दो कि मैं थ्योरी इंटीग्रेट कर रहा हूं। कॉमन सेंस की बात है, वो थ्योरी इंटीग्रेट नहीं होगी। तो इसलिए बेस्ट ये है कि आप जब पॉपुलेशन और डीवी डिसाइड करें तो आप अपने आईवीज, मीडिएटर और मॉडरेटर बाद में डिसाइड करें। पहले अपने थ्योरेटिकल ग्राउंड सेट करें कि थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है। और जी जी सर, जी सदर। लिमिटेशन में आप बात कर रहे थे, यही थियोरेटिकल बैकग्राउंड के हवाले से मेरे जहन में बात आई थी कि आपने कहा कि जब हम उसकी लिमिटेशन लिखे होते हैं तो हम जो है हमें ये भी पहले चेक करना चाहिए कि कहीं पहले उसे डिस्कस तो नहीं किया जा चुका किसी चीज के अंदर। बेशक हम उससे फायदा तो उठा रहे हैं कि हमें फर्दर इन फ्यूचर हमें क्या क्या चीजें हमें मद्देनजर रखनी चाहिए, लेकिन ये है कि कहीं पहले से उसे इवेलुएट तो नहीं किया जा चुका। तो अभी आपने उसको मेंशन किया कि भाई हम इस तरह नहीं कर सकते, बेशक हमारे आईवी डीवी सेम होते हैं, मतलब हम इसी तरह मिला के बनाते हैं ना, एक यहाँ से उठा ले और एक वहां से उठा ले और फिर उसको मिला के एक हम कंस्ट्रक्ट बिल्ड करके एक हम हाइपोथेसिस जनरेट कर लेते हैं। आप मुझे काइंडली ये मेरा जो मैं दोनों अपने जो मेरे मतलब मौकिफ है मैं वो एलेबोरेट करता हूँ, उसमें फिर आपको कोई अगर डिस्क्रिपेंसी लगे तो आप मुझे बताइएगा। मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि आपने लिमिटेशंस को इनकॉर्पोरेट करके लॉजिकली इनकॉर्पोरेट करके देखना है क्या उस पे दोबारा कोई और बंदा रिसर्च कर तो नहीं गया। अगर कर गया है तो अब वो री इन्वेंट ऑफ टायर आपने नहीं करना, मतलब दोबारा आपने उसको रिपीट या रेप्लिकेट नहीं करना अनटिल अनलेस आपका पर्पस रेप्लिकेशन नहीं है। समटाइम हमारी रिसर्चेस का पर्पस रेप्लिकेशन होता है, बट एकेडमिया की जो डिग्री रिक्वायरमेंट रिसर्चेज हैं उनमें रेप्लिकेशन ज्यादातर नहीं होती, बड़े लेवल पे होती है। कोई बड़ी रिसर्च हो उसको हम रेप्लिकेट करते हैं। मेरा ये मतलब मौकिफ था पहला कि हम लिमिटेशंस को इनकॉर्पोरेट करते हैं लॉजिकली और उसके बाद देखते हैं। अब इसी बात के मैं शुरू से अगेंस्ट था। मैंने लेक्चर स्टार्ट करते ही कहा कि हम वेरिएबल यहां से नहीं उठाते कि एक वेरिएबल यहां से उठाया, दूसरा वहां से, तीसरा वहां से। जब हम ऐसे कर लेते हैं तो हमें फिर थ्योरेटिकल ग्राउंड्स नहीं मिलते। फिर हम मिलाने के लिए डिफरेंट थ्योरीज लेते हैं, वो थ्योरी सपोर्ट नहीं कर रही होती। तो मेरा मौकिफ ये था। यहाँ पे आपको कोई डिस्क्रिपेंसी लगी है तो आप पूछ सकते हैं, या आप क्या पूछना चाह रही हैं वो भी पूछ सकती हैं। ठीक है सर, हम यहाँ वहां से वेरिएबल नहीं लेते हैं, जी, लेकिन जी। मोस्टली हमारे पास वही होते हैं जब हमें कहा जाता है चले आप ये जो स्कॉलर लेवल पर शायद यही किया जाता हो कि खुद से ढूंढें या अपने ग्राउंड्स में या उनको देखकर फिर वो करें। लेकिन हम यही करते हैं कि ठीक है एक दो हम देखते हैं, हम कहते हैं चले ठीक है ये जो है ये डिफरेंट कल्चर में है, अफ्रीकन में हुआ है या यूरोपियन में हुआ है, तो चले हम इसको पॉपुलेशन चेंज कर देते हैं और इस पूरे का पूरा जो कंस्ट्रक्ट है इसको हम अपनी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास लिटरेचर रिव्यू भी काफी आ गया, लिमिटेशन भी आ गई, कल्चर की, रिलीजन की, जेंडर की, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें भी वो आ रही होती है ना, चलें वो आपकी एक पर्सनल असेसमेंट। आपकी आवाज दरमियान में बाउंस कर रही है, काइंडली रिलीजन और जेंडर के बाद आप रिपीट कर देंगे, आपकी आवाज बाउंस कर रही थी। कि हम मतलब अपनी मर्जी
बीच में शामिल करके अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग के चलें यूरोपियन वो है, अफ्रीकन वो है, तो कल्चर और जेंडर्स बेसिस पे हम अपनी स्टडी को इवॉल्व कर लेते हैं। हमारा कौन बेसिकली रहता है जो पहले मिल जाता है। लेकिन अभी मैं ये कि अभी हमारे इस जैसे आप हमें बता रहे हैं तो इसमें तो वो चीज ठीक नहीं है कि रेप्लिका ठीक नहीं है, लेकिन हम उसको तो उसी तरीके से होते हैं पूरे का पूरा चीज उठा के बस हमने पॉपुलेशन चेंज कर ली, अमंग यूनिवर्सिटी कर लिया हाँ, मैं आपको क्वेश्चन समझ गया हूँ। देखिए, मैंने मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं है, मैंने आपको इफेक्टिव राइटिंग स्टाइल के बारे में बताना है, ठीक है। उसके जो पैटर्न है मैंने वो बताने हैं, मैं वो बता रहा हूँ। अब आप रिसर्च मतलब इवन दो आप किसी पर्सन को भी रिसर्च के तौर पे साइट नहीं कर सकते, इवन दो मैं अपने सुपरवाइजर को साइट नहीं कर सकता कि वो एज एन एक्सपर्ट है रिसर्च में, तो वो ये कहते हैं। हम लॉजिक्स पे चलते हैं। तो पर्सनली ये बात है कि आप कोई भी सेट ऑफ वेरिएबल ले लें, उस वेरिएबल पे आप डेटा ले लें, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन निकल आएगी। तो वो आपकी मतलब कोई उस तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा टुवर्ड्स वर्क कि आप कोई थ्योरी टेस्ट नहीं कर रहे, कोई उसमें इंटीग्रेशन नहीं कर रहे। वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे ग्रेजुएट लेवल पे हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हो, हमें रिसर्च हमेशा उसी लेवल की ट्रेनिंग करनी चाहिए कि हमें उसकी कोई थ्योरी, हमें जब थ्योरेटिकल अगर थ्योरी टेस्ट हमारा पर्पस ना होता तो थ्योरेटिकल ग्राउंड्स ना दिए जाते। आप मेरे साथ आर्गुमेंट कीजिएगा, मुझे अच्छा लग रहा है। तो हम अगर थ्योरी टेस्ट ना कर रहे होते तो हमारा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ना देना होता, तो फिर हम कोई सेट ऑफ वेरिएबल ले लेते, उसे टेस्ट कर लेते। आखिर थ्योरेटिकल बैकग्राउंड का कोई स्पेसिफिक पर्पस होगा कि हमें एंड पे आके सुपरवाइजर कहते हैं आप थ्योरी ढूंढ के लाओ। तो वही मैं कह रहा हूं कि आप थ्योरी अपना डीवी फाइनल करने के फौरन बाद फाइनल कर लें और उसी थ्योरी के ऊपर अपने तमाम वेरिएबल फाइनल करें। अब वो थ्योरी, जैसे मैं थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर की बात कर रहा हूं, ये जनरल थ्योरी है। अब इसको मैं स्पेसिफिक पॉपुलेशन पे टेस्ट करने का कह रहा था। फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक थ्योरी है, स्पेसिफिक पॉपुलेशन पे है, तो आप उस पे भी क्रिटिसिज्म देख के इंटीग्रेट कर सकती हैं, उसे एक्सटेंड कर सकती हैं, किसी दूसरी थ्योरी के साथ इंटीग्रेट कर सकती हैं। दूसरा, अगर हम बात करें, आप कोई भी सेट ऑफ वेरिएबल ले लें, उस पर रिसर्च तो कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि हम रिलीजन की या मतलब इसकी तब हमें अच्छा टॉपिक आपका स्ट्रांगली जस्टिफाई होता है। आपने दो चीजें देखनी होती है, जिस चीज की आप सपोर्ट दे रहे हैं वो आप रिलीजन की सपोर्ट दे रहे हैं कि वो वेस्ट कंट्रीज में हुआ है, वहां पे रिलीजन और है, और हम पाकिस्तान में करना चाहते हैं, यहाँ रिलीजन और है। तो आपका टॉपिक रिलीजन जो है ना बाइस्ड होना चाहिए, रिलीजन फेयर नहीं होना चाहिए कि आपके टॉपिक का लेट्स सपोज रिलीजन से कोई ताल्लुक ना बनता हो, तब हम रिलीजन की सपोर्ट नहीं ले सकते। इसी तरह सेम इज फॉर कल्चर। अगर आपका टॉपिक लगता है कि कल्चरली फेयर नहीं है, मतलब कल्चर का उस पर इम्पैक्ट नहीं है, तो आप कल्चरली मतलब उसको ये नहीं कह सकती कि पहले वो कलेक्टिविस्टिक कल्चर में हुआ है, सॉरी इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में हुआ है, और अब मैं उसे कलेक्टिविस्टिक कल्चर में करना चाहते हैं। तो मतलब आप देखिए ना, लॉजिकली तो नहीं हो सकता वो। अगर वो कल्चरली फेयर है तो आप उसे कल्चरली सपोर्ट देके पाकिस्तान में नहीं कर सकते। अगर वो रिलीजियस फेयर है तो आप उसे रिलीजियस सपोर्ट देके नहीं कर सकते। तो आप कर सकती है उन टॉपिक को रेप्लिकेट। वो हम इसलिए करते हैं, वंस अगेन मैंने वही बात आपको पहले बताई है कि हम एकेडमिया में हमारे रिसोर्सेज ज्यादा नहीं होते। उन रिसोर्सेज को जस्टिफाई करने के लिए हम फिर कोई भी रिसर्च उठा के उसमें से मैनर्स ही चेंजेस करके, मीडिएटर मॉडरेटर या आईवी चेंज करके हम उसे सेट कर लेते हैं, और हम रिसर्च की डिग्री भी अवार्ड हो जाती है। उस पर मेरा कोई वो नहीं है, वो तो एक पैटर्न है जो चल रहा है। लेकिन आप खुद बैठ के सोचिएगा क्या वो पैटर्न ठीक है? मेरा मतलब ये क्वेश्चन है। आप में से मेरे साथ आर्ग्यू कर सकते हैं, अच्छी बात है, हम स्कॉलरली लेवल पे ये बात कर रहे हैं। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को और जो मेरी रीजनिंग है, लॉजिक्स है, जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट रिसर्च, उसको मैं डिफेंड करूंगा, नहीं तो मैं लर्न करूंगा। सर मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है। जी जी सर आपने बोला है कि जब भी आपने वेरिएबल सेलेक्ट करने हैं तो लाजमी देखें उसका थ्योरेटिकल जो है बैकग्राउंड क्या बनता है या ग्राउंड क्या बनता है।
लेकिन सर ज्यादातर यही देखा गया, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि मुझे ये बोला गया कि अपने वेरिएबल देखें, अपना इंटरेस्ट तलाश करें, तो मैंने टॉपिक भी बना लिया, फाइनल भी हो गया, अप्रूव भी हो गया, उसके बाद मुझे थ्योरी का बोला ही नहीं गया कि आपने थ्योरी भी ढूंढनी है, या मुझे बताया नहीं गया। तो वो मैंने कहीं से मुझे पता चला, आपसे मैंने सीखा था कि थ्योरी जरूरी होती है, तो मैं थ्योरी ढूंढ के लेके गया कि मैम ये वाली थ्योरी है, तो ये सपोर्ट कर रही है मेरे टॉपिक को, बिल्कुल मेरे वेरिएबल्स को ना प्रोवाइड करिए सपोर्ट। तो उन्होंने बोला कि थ्योरी को रहने दें, अगर हम ये थ्योरी साथ लगाते हैं या बताते हैं तो फिर हमें इसको सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि थ्योरी के बगैर अगर हो जाता है रिसर्च, तो आप सर इतना मतलब इस पर स्ट्रेस दे रहे हैं थ्योरी पर, तो इसमें क्या सर बेसिकली क्या है, अगर हम थ्योरी लेते हैं या अगर नहीं लेते तो क्या इशू होगा हमारे लिए? इश्यू कोई भी नहीं होता, डिग्री आप भी ले लेंगे, लेकिन बात इफेक्टिव रिसर्च की हो रही है कि प्रॉपर रिसर्च का पैटर्न क्या है। ठीक ठीक है, अब देखिए, आप किसी भी, दरअसल मेरी बात सुने, आप किसी भी फिनोमेना को अंडरस्टैंड करते हैं तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप क्या करते हैं, कोई आपके थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होती है तो उस फिनोमेना को उसी थ्योरी के मुताबिक आप समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर। तो इसी तरह आप उस थ्योरी को किसी भी सिचुएशन में लागू करके, अप्लाई करके, असेस करके, उस थ्योरी की, एक तो आपका रिसर्च की फाइंडिंग्स आ जाती है, दूसरा आपकी थ्योरी टेस्ट हो जाती है किसी भी पॉपुलेशन के ऊपर। तो थ्योरेटिकल मतलब मैं अब आपका यहाँ पे क्या आंसर कर सकता हूँ इस बात पे, क्योंकि मैं बहुत सी चीजें आपकी तो जानता हूँ, तो इसलिए बस ये चल रहा है, सिस्टम चलने दें। खैर, लेकिन मेरा जाती राय नहीं है, आप इंटरनेशनल अच्छे पब्लिश्ड थीसिस देखें, उनमें आपको थ्योरेटिकल बैकग्राउंड स्ट्रांग लिखा हुआ मिलेगा। मैं पाकिस्तानी बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के, डॉक्टरेट के, ग्रेजुएट के, पोस्ट ग्रेजुएट के आप डेजर्टेशन डाउनलोड करें अच्छी यूनिवर्सिटी के, तो वहां पे आपको डाउनलोडेड वो चीजें मिलेंगी। मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैं एक जगह मतलब अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद इंटरव्यू देने गया, मतलब साइकोलॉजी के बैकग्राउंड के ज्यादातर स्टूडेंट बैठे, तो वहां पे मुझसे इंटरव्यू लेने वाले 11 लोग थे, और कोई एक भी शायद साइकोलॉजी का हो या ना हो। उनका क्वेश्चन मुझसे जो था, जो मुझे, मतलब मैं क्लिनिकल बैकग्राउंड से नहीं हूं, तो एक मोहतरमा ने मुझसे सवाल किया कि डिप्रेशन आजकल कॉमन है, आपका इसके बारे में क्या राय है। तो मैंने, मतलब एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट मैं कहता हूं अपने आप को, तो मैंने उन्हें जवाब जो मेरा बनता था मैंने दिया। इससे मैं रिसर्च की बात भी क्लियर करूंगा। मेरा ये आंसर मैंने उन्हें किया कि देखिए, एक फैशनेबल डिप्रेशन है, एक डायग्नोस्ड डिप्रेशन है। जो फैशनेबल डिप्रेशन है वो हमारी सैडनेस होती है, कोई होपलेसनेस चल रही है, कोई लो मूड चल रहा है, उसे हम डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। एक डिप्रेशन मतलब डायग्नोस्ड डिप्रेशन है, उससे हम मतलब नहीं कह सकते कि हर बंदा डायग्नोस्ड डिप्रेशन के साथ है। उनका आगे से काउंटर क्वेश्चन था मुझसे कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है और उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि अब हर बंदे को डिप्रेशन है, मतलब वो अपने आप को डिफेंडिंग पोजीशन पे थी। खैर, मैंने उन्हें काउंटर आर्ग्यूमेंट में जो कहा वो बात सुनने वाली है, वो आपके लिए भी एप्लीकेबल है। हर वो चीज जो इंटरनेट पे आर्टिकल की फॉर्म में भी इवन पब्लिश्ड है, वो जरूरी नहीं है कि ऑथेंटिक हो। हमने पब्लिशर की, अगर कोई इतना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो हम पब्लिशर की ऑथेंटिसिटी भी अश्योर करते हैं। कल को हो सकता है पाकिस्तान का एबीसी पब्लिशर अपना जर्नल खोल ले और उसमें से वो कह दे कि डीएसएम क्राइटेरिया इज नॉट वैलिड टू डायग्नोज एनी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, और वो पब्लिश हो जाए, तो हम मान तो नहीं लेंगे उसको, लेकिन वो लिटरेचर का पार्ट है, ये बदकिस्मती है हमारी। अब जब पब्लिश चीज भी ऑथेंटिक नहीं है, तो मतलब हम इस तरह की बातें जो एक उन्होंने आपको इसलिए ये बात की कि ये कहीं ऐड होगी तो डिफेंड में, मतलब उनको या आपको डिफेंड करने में मसला ना हो। जहां से मतलब मैं आपको लतीफ सारा जानता हूँ, इस बारे में मजीद भी अल्लाह करेगा गाइड कर दूंगा। खैर, मेरी पर्सनल ओपिनियन से हट के थ्योरेटिकल ग्राउंड्स पे रिसर्च टॉपिक का होना इज कंपल्सरी। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपका टॉपिक थ्योरेटिकल ग्राउंड्स पे सेट हो। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि किस तरह सेट हो। आप डीवी के बाद अपना थ्योरेटिकल ग्राउंड सेट करें, उसके ऊपर आप अपने वेरिएबल देखें, और इस तरह आप एफिकेसी ऑफ थ्योरी भी टेस्ट कर लेते हैं विद योर रिसर्च।
जो कि आपके टॉपिक को स्ट्रेंथ करती है। ठीक। अब ऐसे मतलब मिसाल के तौर पे मैं ये भी तो रिसर्च कर सकता हूँ ना कि मेरे कमरे के जो किस रंग किस कलर से कलर हुआ है और मेरी थिंकिंग पैटर्न क्या है। जी। ये भी तो मतलब गैप्स इन लिटरेचर है। लेकिन इसमें कोई थ्योरेटिकल ग्राउंड्स नहीं है कि कलर का कोई मेरे थिंकिंग से मतलब हो सकता है कि उसका कलर से भी कोई ना कोई पैटर्न मिल जाता है। मतलब मेरे किसी भी चीज का लेट्स सपोज मेरे जो मेन गेट एंट्री है उसका एंट्री का साइज और मेरी पर्सनैलिटी किस तरह की। ठीक। खैर मैं क्वेश्चन ले लूं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अलैना खान जी, मुझे आपका भी अंदाजा है अलैना खान, आपको थ्योरी का नहीं कहा गया, मतलब आप मुझे लगता है लतीफ की क्लास फेलो हैं। यस सर। हाउ वी विल बी प्रूव थ्योरी। देखिए आपकी थ्योरी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है नगीना खान का जी। जब आपकी थ्योरी आपको बता रही होती है कि आपके जो सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं वो आपके डीवी को इफेक्ट कर रहे हैं, किस तरह इफेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव इफेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव इफेक्ट कर रहे हैं, वही जब आपकी फाइंडिंग्स आ जाती हैं तो आपकी थ्योरी टेस्ट हो जाती है। थ्योरेटिकल ग्राउंड, उनका पहला क्वेश्चन है अलैना खान का, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या रोल प्ले करता है। थ्योरेटिकल बैकग्राउंड लॉजिक्स प्रोवाइड करता है आपको। थ्योरेटिकल बैकग्राउंड की बेस पे आप जब टॉपिक फार्मुलेट करती हैं वो एक लॉजिकल होता है। दूसरा, अब वो जैसे मैंने लतीफ को आंसर किया है, किसी भी अब आप जब रिसर्च कर रहे हैं तो किसी एक फिनोमिना के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, किसी प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए किसी एक थ्योरेटिकल ग्राउंड्स को लेके चलना होगा। हो सकता है जो प्रॉब्लम आप लेके यूनिवर्सल चल रही है, एक थ्योरेटिकल ग्राउंड्स में उसको और तरह से परसीव किया जाता हो, दूसरे थ्योरेटिकल ग्राउंड्स में उसे और तरह से परसीव किया जाता हो। आपको ये मेंशन करना लाजिम है कि आप किस थ्योरेटिकल ग्राउंड्स पे लेके चल रही हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो इननेट एक्सपीरियंसेस हैं उसके ऊपर डिफरेंट हैं। कुछ थ्योरेटिकल ग्राउंड्स कहती हैं कि ये इननेट जो एक्सपीरियंस है हमारे कुछ नहीं होते, हम लर्न करते हैं एनवायरनमेंट से। कुछ कहते हैं कि हम बाय बर्थ गुड हैं, कुछ कहते हैं हम बाय बर्थ जो है ना नेगेटिव हैं। तो या तो आप इन सारी थ्योरीज को टेस्ट कर रहे हो या इनमें से कोई एक थ्योरी टेस्ट कर रहे हो। जी, थ्योरी आपको लिटरेचर रिव्यू से मिलती है, और लिटरेचर रिव्यू का मतलब जस्ट अगर आपका है कि आपको आर्टिकल है तो ये नहीं है, लिटरेचर रिव्यू में आपकी बुक्स भी इंक्लूडेड है। और सर आपने बोला है कि जो थ्योरी आपने देखनी है उसका बैकग्राउंड ढूंढना है तो आप डीवी के साथ ढूंढेंगे, यानी कि हमने डीवी डिसाइड कर लिया, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो उस एक वेरिएबल की बेस पे हम थ्योरी को ढूंढते हैं, फिर जी उसके बिल्कुल, हिसाब से मतलब यही होता है कि ज्यादातर जो रिसर्चेस में आप डीवी से, अब आपको जो कोई भी फिनोमेना है वो आपको बताएगा कि जैसे एक्सरसाइज बिहेवियर है, डीवी है, तो लोग एक्सरसाइज क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते। ठीक। अगर आपको ऐसे भी हो सकता है कि सम टाइम आपको आईवीज लेके जा रहे हो तो आपके बहुत कम ऐसा मिलता है कि आपके आईवीज डीवी की तरफ लीड करूं, लेकिन ज्यादातर ऐसा मिलता है कि आपके डीवीज आईवी की तरफ डील कर दें। मतलब लिंक रिसर्च वेरिएबल विद थ्योरी। बिल्कुल, रिसर्च वेरिएबल आपके थ्योरेटिकल ग्राउंड्स के साथ सेट हो। इन शॉर्ट, मैं अपने इस लेक्चर को, अभी तो चलना है, खैर मैं इस सारी डिबेट को, थ्योरी और रिसर्च को अगर मैं कंक्लूड करूं तो आप अच्छे पब्लिश्ड आर्टिकल से देखें, जो अच्छे डब्ल्यू कैटेगरी के पब्लिश्ड जर्नल हैं उनसे जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उनसे जाके देखें। आपको थ्योरेटिकल ग्राउंड्स की अहमियत वहां से भी अंदाजा होगी और पता चलेगा कि मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं है। खैर यहाँ तक मैं अब थोड़ा सा अपने बिगनर्स के लिए आना चाहूंगा। मेरा ख्याल है कि मैं अपने टॉपिक को यहाँ तक एक्सप्लेन करने में कामयाब हूँ कि थ्योरेटिकल ग्राउंड्स हमारे टॉपिक पे बहुत जरूरी हैं। और रिसर्च का हम सबको पता है कि ये मैं बिगनर्स के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि रिसर्च हमारे पास साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें हम या तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं या प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे होते हैं।
दरअसल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना या प्रॉब्लम का सलूशन देना हमारा रिसर्च क्वेश्चन होता है, उसको हम आंसर करते हैं, और आंसर क्वेश्चन को करने के डिफरेंट पैटर्न्स हैं, डिफरेंट हमारे यहाँ जो मतलब पैटर्न इस्तेमाल होते हैं, उसमें हम टेनासिटी यानी कि हम सुपरस्टिशियस होके भी उसको आंसर कर सकते हैं, हम अपनी इंट्यूशंस यानी फीलिंग्स के बेस पे भी कर सकते हैं, और हम एक्सपर्ट उस टॉपिक के एक्सपर्ट से भी ओपिनियन लेके कर सकते हैं। बाज दफा हम लॉजिक और रीजनिंग देके भी आंसर कर सकते हैं। जैसे लॉजिक और रीजनिंग में लास्ट टाइम जब बारिश हुई थी तो मुझे फ्लू हो गया था ठंड की वजह से, तो इस टाइम जब बारिश हुई है तो मुझे फ्लू हो जाएगा। ये रैशनलिज्म। एम्पिरिसिज्म वो कहते हैं कि आप सेंसरी ऑब्जर्वेशन से, फ्रॉम डायरेक्ट सेंसरी ऑब्जर्वेशन से हम उस क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं। ऑब्जर्वेशन में आपके डेटा कलेक्शन के सारे पैटर्न आते हैं, वो आप क्वालिटेटिवली कर रहे हो, क्वांटिटेटिवली कर रहे हो, वो आप डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हो, वो आपके ऑब्ट्रूसिव ऑब्जर्वेशन हो, अनऑब्ट्रूसिव ऑब्जर्वेशन हो, वो सारी की सारी आपकी इसमें ऑब्जर्वेशन में मतलब एक वर्ड में आ जाती है। खैर हमारा जो काम है वो ज्यादा एम्पिरिसिज्म पे है। तो ये क्यों जरूरी है कि हमें इंटरेस्ट का टॉपिक लेना चाहिए? क्योंकि हमने अपने रिसर्च के टॉपिक के साथ मोर और लेस ऑन एवरेज 6 महीने से 3-4 साल का ड्यूरेशन रखना होता है मिनिमम। मतलब अगर आप अंडर ग्रेड की रिसर्च कर रहे हैं तो वहां पे मिनिमम 6 माह है, ज्यादा से ज्यादा आपके 3 से 5 साल भी हो सकते हैं अगर आप डॉक्टरेट लेवल की रिसर्च कर रहे हैं। अगर आपके इंटरेस्ट का टॉपिक ना हो तब मतलब ये चीज आपके लिए पेनफुल हो सकती है। इसलिए आप मेरा सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये होता है कि मतलब मैं अपने ग्रेजुएट यानी एमफिल लेवल पे भी आई वाज लिटरली अनअवेयर टू आइडेंटिफाई माय ओन इंटरेस्ट। तो मैंने अपने रिसर्च के मेंटोर से पूछ लिया जो मेरे टीचर थे कि हम इंटरेस्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये मैं आगे चल के बताता हूँ कि हमारा इंटरेस्ट कैसे आइडेंटिफाई होता है। तो हमें पता नहीं चलता, हमें मतलब ये तो पता है कि वो चीज जिसमें हमें दिलचस्पी हो, जिसे हमें सुनने में पढ़ने में अच्छा लगता हो, तो वो इंटरेस्ट हम किस तरह लेके चल सकते हैं। अब ये वो तरीका है आप जिससे अपना इंटरेस्ट मतलब कौन सी चीजें हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं उसमें आप सिंपल मतलब अगर आपकी ऑब्जर्वेशन ज्यादा अच्छी नहीं है, आप बिगनर हैं, तो आपका बेस्टेस्ट कोर्स आपके प्रीवियस जो डिग्री रही है उसमें कौन सा था, उसमें फेवरेट चैप्टर, फेवरेट टॉपिक, फेवरेट क्लास कौन सी थी, उस के साथ उस फेवरेट टॉपिक के साथ लिंक्ड बिहेवियर्स या लोग कौन से थे, उनके इश्यूज और कंसर्न्स कौन से हैं। इश्यूज और कंसर्न्स आइडेंटिफाई करने के बाद सेम पैटर्न है, वही थ्योरेटिकल ग्राउंड्स और उस पर टॉपिक फाइनल करना। नहीं तो आपको पर्सनालिटी ट्रेट्स और सेल्फ कंपैशन और ये वाले वेरिएबल तो आपको मल्टीपल मिल जाएंगे। मोस्टली हमारे यहाँ बदकिस्मती से यही रिसर्च है, हम मतलब पार्ट सीनियर ए की थीसिस से वेरिएबल पहला लेते हैं, सीनियर बी के थीसिस से वेरिएबल दूसरा लेते हैं, सीनियर सी के थीसिस से तीसरा वेरिएबल और सीनियर डी के थीसिस से पॉपुलेशन ले लेते हैं, तो वो हमारा गैप्स इन लिटरेचर हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद दूसरा जो है ना, आप कॉजल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अगर आप थोड़े आपके रिसर्च इंटरेस्ट अच्छे हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, तो आप डिफरेंट बिहेवियर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। उन बिहेवियर्स के लीडिंग फैक्टर्स कौन से हैं वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे समझ जी। इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए आप मतलब अगर आपकी रिसर्च स्किल्स बहुत अच्छी नहीं है तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि आपका फेवरेट कोर्स कौन सा था। डेफिनेटली अगर आप ग्रेजुएट के भी हैं तो आप 40+ कोर्सेज पढ़ के थीसिस तक पहुंचते हैं। मतलब आप अगर अंडर ग्रेजुएट के बीएससी या एमएससी कर रहे हैं तो उन 40 कोर्सेज में से बेस्ट कोर्स कौन सा था, हेल्थ साइकोलॉजी था, क्लिनिकल था, फोरेंसिक था, उसमें बेस्ट टॉपिक क्या था आपका, जो मतलब सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगता था। उस बेस्ट टॉपिक में आपके रिलेटेड बिहेवियर्स या लोग कौन से हैं, उन लोगों के इश्यूज और कंसर्न्स कौन से हैं, उन इश्यूज और कंसर्न्स के लीडिंग फैक्टर्स क्या हैं, उन लीडिंग फैक्टर की सपोर्टिव थ्योरी क्या है। और दूसरा मेरा था कॉजल ऑब्जर्वेशंस। हमारे पास आप डिफरेंट मतलब ऑब्जर्व बिहेवियर कर सकते हैं, उन बिहेवियर्स के कॉजल फैक्टर्स कौन से हैं। जैसे हम कल कॉजल प्रोसेस की बात कर रहे थे, तो कॉजिंग
कॉजल फैक्टर्स कौन से हैं, उन बिहेवियर्स की फिर थ्योरेटिकल ग्राउंड्स क्या हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और अब जब हमारी चीजें फाइनल हो जाती हैं तब हम आते हैं लिटरेचर, मतलब लिटरेचर रिव्यू अगर हमें करना है, चीजें देखनी है, तो हम 2-3 चीजों से लिटरेचर रिव्यू डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टार्ट में जब आप टॉपिक फाइनलाइजेशन पे हैं, एक तो जिस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं उस पे आपको एक्सपर्ट्स, 3-4 एक्सपर्ट्स जिनका प्रॉपर काम है उस एरिया के ऊपर, उन आथर्स के नाम पता हो, उन आथर्स के नेम के साथ आप 2 चीजें जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो उन आथर्स का नेम लिखने के बाद आप गूगल स्कॉलर प्रोफाइल उनकी ओपन कर सकते हैं। दूसरा, आप उनकी रिसर्च गेट प्रोफाइल ओपन कर सकते हैं और उनके काम को आप ओवरव्यू ले सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल आथर्स हैं, इंटरनेशनल रिसर्चर हैं, वो मोस्टली एक एरिया पे रहते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि वो एक एरिया से जब मतलब उनको लगे कि ये आप उनके इंटरेस्ट का नहीं लग रहा, तो वो मतलब उस दूसरे एरिया पे जाते हैं। ज्यादातर वो अपने एक एरिया पे रहते हैं। इस तरह जब अपने आप स्पेसिफिक टॉपिक पे आथर्स का, आपको एक्सपर्ट्स का पता होगा कि आपके एक्सपर्ट्स कौन से हैं। लेट्स सपोज आप जिसका स्केल यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो उस एरिया का एक्सपर्ट होगा, तो आप उसकी प्रोफाइल जाके देखिए, वहां से भी आपको अच्छा लिटरेचर रिव्यू मिल सकता है, रिसेंट लिटरेचर रिव्यू मिल सकता है और अथेंटिक मिल सकता है। दूसरा, आप सब्जेक्ट वर्ड्स, मतलब उसमें जो वर्ड्स हैं उनके सैनोनिम्स वगैरह यूज करके आप लिटरेचर सर्च कर सकते हैं, ये देखने के लिए क्या आपकी इस तमाम एफर्ट के बाद जो आपने ऑब्जर्वेशन की या आपने फेवरेट कोर्स से टॉपिक फाइनल करके थ्योरी भी फाइनल कर ली, कहीं वो रेप्लिकेट तो नहीं हो रही। अगर रेप्लिकेट हो रही है तो सेम रूल अप्लाई होगा। अगर आपकी एकेडमिया रिसर्च है तो उसमें डिस्करेज किया जाता है रेप्लिकेशन को, तो आप उसमें मतलब उसमें कोई इनोवेशन लाएं, उस पर क्रिटिसिज्म पढ़ें, 2 थ्योरीज को इंटीग्रेट करें, उसको आप लेके चल सकते हैं। खैर, इसको लिटरेचर रिव्यू को हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। खैर, लिटरेचर रिव्यू के जो गोल्स हैं वो यही है कि हम इसमें से नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रिगार्डिंग आवर टॉपिक के, हम इस पे जो रिसर्च करने जा रहे हैं उसकी कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हमारे पास हो और हम ये देख सकें कि प्रीवियस जो रिसर्चेज हैं उनके क्या पाथ्स से थे और वो पाथ्स किस तरह लिंक्ड हो रहे हैं हमारी रिसर्च के साथ। और उसके बाद हम बेस्ट वे है कि आप उस अपने अवेलेबल रिसर्च एक्सपर्ट, वो लोग जो 2-3 ग्रुप हैं उनके साथ आप कम्युनिकेट करें। मेरा जाती तौर पे मानना यह है कि जब आप रिसर्च फाइनल कर रहे हैं तो अगर आप अपने घर पे वो काम करने वाला या काम करने वाली जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, उसको अगर आप एक्सप्लेन कर लेते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और इसमें इनोवेशन क्या है, देन आपको किसी भी लेवल पे रिसर्च को डिफेंड करने में मसला नहीं होता। ये एक सजेशन है। और दूसरा, आप अपने वो लोग, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से ऐसा कल्चर नहीं है, क्योंकि सम टाइम इंटरनेशनल लेवल पे ये कल्चर होता है कि कुछ लोग आपके आइडिया के अगेंस्ट होते हैं, कुछ लोग आपके आइडिया के फेवर में होते हैं। तो आप अगेंस्ट लोगों के साथ भी अपना आइडिया शेयर करें और जो लोग आपकी फेवर में हैं उनके साथ भी आप अपना आइडिया शेयर करें, वो आपको इसमें अच्छा इनपुट मिलता है। खैर, ये कंटेंट है, इसको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। खैर, नैरो डाउन करने का टॉपिक भी हमने डिस्कस कर लिया, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। और ये कुछ मैंने लिखा है स्टार्ट में कि जब हम अपना टॉपिक फाइनल कर रहे होते हैं तो उसको हमें मतलब पहले खुद से क्या लिखना चाहिए, क्या लिटरेचर से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये स्टार्ट एंड पे मैंने 2-3 स्लाइड्स भी ऐड कर दी हैं। तो मैं एंड पे अपने लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले 2-3 चीजें शेयर करना चाहूंगा। मैं क्वेश्चन लूंगा लेकिन मैं एंड पे इन्हें रीड आउट करूंगा। अभी मैं 2-3 चीजें जो हमारे टॉपिक फाइनल हो जाते हैं, जो हमारे पाकिस्तानी पैटर्न्स हैं, अब इस तरह तो
देखिए जब हम थ्योरी बेस्ड टॉपिक लेके चलते हैं तो वो हमारे टॉपिक मतलब बड़े इंटरेस्टिंग बनते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे पास टॉपिक यहाँ पे कुछ इस तरह से होते हैं जो अब मतलब अगर आप सेट ऑफ वेरिएबल पे काम कर रहे हैं और आप अपने सेट ऑफ वेरिएबल तमाम यहाँ पे देना चाह रहे हैं, तो उसका जो पैटर्न्स चल रहे हैं वो मैं आपके साथ टाइटल के शेयर कर रहा हूँ। आपके 2-3 पैटर्न है, लाहौर वाली साइड से अगर कुछ पार्टिसिपेंट है उनका सेम पैटर्न है, वो आईवी, मिड में जो आता है मीडिएटर या मॉडरेटर, एंड डीवी, एंड पे पॉपुलेशन। और जो मुल्तान, सरगोदा और कुछ कैद आजम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं वो जो फॉलो करते हैं वहां पे इम्पैक्ट ऑफ या रिलेशनशिप ये टर्म यूज करते हैं स्टार्ट में। अगर ज़ाहिर बात है हम इम्पैक्ट ऑफ की बात करेंगे तो इम्पैक्ट ऑफ आईवी ऑन डीवी, आईवी ऑन डीवी पॉपुलेशन कॉलन। अब यहाँ पे मतलब कुछ यहाँ पे मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग रोल लिखवाते हैं और कुछ वो नहीं लिखवाते, उसकी भी मैं रीजन और दोनों चीजें बताता हूँ। मॉडरेटिंग, मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग मतलब जो भी आपका है मॉडरेटिंग, मैं इसे एब्रीविएट करके लिख रहा हूँ, मॉडरेटिंग रोल ऑफ, आगे आपका मीडिएटर या मॉडरेटर जो वेरिएबल है वो आ जाता है। इसी तरह रिलेशनशिप ऑफ आईवी विद डीवी पॉपुलेशन, मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग रोल ऑफ, आगे मीडिएटर और मॉडरेटर का नेम। अब मेरा जाती तौर पे यहाँ पे भी एक ओपिनियन है, अक्सर मैं स्टैटिस्टिक्स में मतलब कुछ एक्सपर्टीज होने की वजह से एंड पे आके मेरे पास सवाल आता है। अब ये जो एकेडेमिया की रिसर्चेज होती हैं इनकी बदकिस्मती ये है कि ये अप्रूव्ड होती हैं डिफरेंट बॉडीज से। मतलब ये जब एक फाइनल बॉडी है जिसे मतलब एकेडमिक काउंसिल कहते हैं, उससे पहले बसर होता है, जब ये बसर या एकेडमिक काउंसिल से अप्रूव हो जाए तो आपके टाइटल में एक अल्फाबेट भी चेंज नहीं हो सकता। अगर एक अल्फाबेट भी चेंज हो गया तो आपको डिग्री अवार्ड नहीं करते। एंड पे जब आप थीसिस जमा करवाते हैं वो कहते हैं ये वो थीसिस नहीं है जो अप्रूव हुआ था। तो इसलिए मेरा जाती तौर पे मानना ये है कि जब हम सिनॉप्सिस बना रहे होते हैं तो हमारी इतना एक्सपर्टीज नहीं होती कि हम अपने सिनॉप्सिस में लेट्स सपोज सिनॉप्सिस में यहाँ मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग लिख दें। मिसाल के तौर पे आपने एक वेरिएबल के साथ लिख दिया मीडिएटिंग रोल ऑफ सेल्फ एस्टीम, एंड पे आपको पता चला वो मीडिएटिंग नहीं वो मॉडरेटिंग है, तो अब टाइटल में मीडिएटिंग अप्रूव हो गया, आप हाइपोथेसिस चेंज नहीं कर सकते। इसलिए मेरा जाती तौर पे मानना ये है कि आप यहाँ पे रोल ऑफ जो भी है मीडिएटर है मॉडरेटर है जस्ट वो मेंशन कर दें, क्योंकि अप्रूव आपका जो हायर बॉडीज हैं उनसे टाइटल होना होता है। आप हाइपोथेसिस को लिटरेचर के मुताबिक चेंज कर सकते हैं, मतलब फाइंडिंग्स के मुताबिक, मैं दोबारा कह रहा हूं नहीं, लिटरेचर के मुताबिक कि आपका लिटरेचर बता रहा होता है। आप जब एक्सटेंसिव लिटरेचर करते हो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है तो आपको लगता है नहीं यार ये तो मैंने गलत लिख दिया था, ये मीडिएटिंग नहीं आता था, ये मॉडरेटिंग आना चाहिए था। अब वो अप्रूव हो चुका था, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरा जाती तौर पे मानना ये है अगर आप अपने सुपरवाइजर को कन्विंस कर सकें, खैर मैं अपने इदारे में तो इंस्टीट्यूट में कन्विंस कर गया हूँ कि आप मतलब मैं जब से यहाँ जहाँ ज्वाइन किया वहां से मैं यहाँ पे रोल को प्रेफर करता हूँ कि रोल ऑफ जो आपका वेरिएबल है मीडिएटर है या मॉडरेटर उसका नाम लिखा जाए रादर टू मेंशन मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग। थैंक यू वेरी मच यार, बहुत अच्छी क्लास रही, मैं क्वेश्चन ले लूं। सर आपने जो ऊपर बात की है कि हम उसका नाम लिखें वेरिएबल का, ये लिखने की बजाय कि मीडिएटर या मॉडरेटर, तो अगर हम वो नाम लिख देंगे उस वेरिएबल का तो हमें ये कैसे फिर मेंशन करेंगे कि ये मीडिएटर है या मॉडरेटर है? हाँ आप उस पे लिखेंगे रोल ऑफ, लेट्स सपोज आपका सेल्फ एस्टीम मीडिएटर है जी, रोल ऑफ सेल्फ एस्टीम। अब आप हाइपोथेसिस तो बनाएंगे ना जी, तो हाइपोथेसिस जो है आपके वहां पे आप मेंशन करेंगे कि मीडिएटिंग है या मॉडरेटिंग है, क्योंकि आपका टाइटल अप्रूव होना है। लेट्स सपोज मेरा वंस अगेन वही बात है
कि अगर आप अपना टाइटल में मीडिएटिंग लिख देते हैं और लिटरेचर में वो मॉडरेटर, आपको एक्सटेंसिव लिटरेचर के बाद मॉडरेटर हो जाता है, आप टाइटल तो चेंज नहीं कर सकते जी, आप एक अल्फाबेट भी नहीं चेंज कर सकते। ठीक है सर। ठीक है, इसलिए मेरा मानना यह है कि आप स्पेसिफाई ना करें मीडिएटर है या मॉडरेटर है, जी सर। आप रोल ऑफ आगे करके उसका वेरिएबल का नेम लिख दें ओके और सर। उसको जस्टिफाई करें अपने सुपरवाइजर के सामने कि मैंने मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग इसलिए नहीं लिखा, इसकी वजह ये है। ठीक। ठीक तो है सर जब हम उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये मीडिएटर है, ये मॉडरेटर है, तो उसके बाद ये उसके चेंज होने की पॉसिबिलिटी होती है कि किसी यार, वजह से आप वो? देखिए, आप जब सिनॉप्सिस करते हैं तो आपका इतना एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू नहीं होता। जी जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जी सही हो गया। तो आप जब एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू करते हैं तब आपका वो चीज होती है। अच्छा, हाउ कैन वी डायग्नोज अ गुड कैटेगरी पब्लिश? हाँ, हम उसको सिंपल मतलब देख सकते हैं। एक तो हमारे पास दो इंडेक्सेस हैं जो इंटरनेशनली मैट्रिसेस हैं जो यूज होते हैं, उसमें स्कोपस और वेब ऑफ साइंस इंडेक्स्ड होने चाहिए। वैसे HEC 6 मैट्रिसेस यूज करती है, लेकिन HEC पे मैं इसकी जो हायर एजुकेशन जर्नल रिकग्निशन सिस्टम है इसके ऊपर मतलब मैंने ट्रेनिंग्स करवाई हैं। जब मैंने इसके ऊपर लोगों की ओपिनियन पढ़ी है तो लोगों का मतलब इस पे बड़ा क्रिटिसिज्म है। HJRS हायर एजुकेशन जर्नल रिकग्निशन सिस्टम भी आपके पास एक मतलब सोर्स है जहां से आप अथेंटिसिटी पब्लिशर की वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो सोर्स है वो है आप उसको देखते उस पब्लिशर को आप स्कोपस और वेब ऑफ साइंस में चेक कर सकते हैं। स्कोपस में देखने के लिए आप ऑनलाइन SCI साई मैगो MAGO है या MGO है, खैर साई मैगो लिख के, या मैं इसको आपको ये बता दूंगा, मुझे उसकी वेबसाइट का इस टाइम नाम नहीं आ रहा। वहां पे आपके पास ओपन हो जाता है ब्राउजर, उस ब्राउजर में आप अपना जर्नल का नेम देते हैं तो वहाँ क्वार्टाइल सिस्टम है तो वो आपको क्वार्टाइल दे देता है। उसके Q4 में भी हो तो एटलीस्ट उसकी आप ऑथेंटिसिटी अश्योर समझते हैं। अब HJRS पे शायद गुलाम मुर्तजा आपको अंदाजा हो कि मैं मतलब ये बात आपके लेवल पे शायद करना जा रहा हूँ कि HJRS में बाज दफा ऐसा होता है कि हमारे पास HJRS में जर्नल Y कैटेगरी में होता है, स्कोपस में वो Q4 Q1 में होता है, Q2 में होता है। तो इसलिए यहाँ पे उनका जो रिसर्चर्स हैं पाकिस्तान के अच्छे, उनका इस बात पे है कि HEC को वो 6 मैट्रिसेस जो यूज करती है टू कैटेगराइज द जर्नल कि वो X कैटेगरी में है, W में है, Y में है, Z में है। Z में तो खैर वो है नहीं अब, तो उनको वो देखना चाहिए। नहीं, एक क्वेश्चन था अलाइना का कि लिटरेचर रिव्यू कितना होना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ लिटरेचर रिव्यू के बारे में ख्याल है कि हमारा लिटरेचर रिव्यू 20 पेजेस का होना चाहिए, 30 पेजेस का होना चाहिए। हमारा इंटरनेशनल जो प्रोटोकॉल है या रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिसर्चर की ओपिनियन है, आपका लिटरेचर रिव्यू इतना एक्सटेंसिव होना चाहिए अनटिल अनलेस आपका रिसर्च प्रॉब्लम लिटरेचर से स्पोर्ड ना हो जाए, आपकी रिसर्च स्पोर्ड ना हो जाए कि आप ये रिसर्च क्यों कंडक्ट करने जा रही है, तब तक आपका लिटरेचर रिव्यू जारी रहे। नंबर ऑफ पेजेस पे डिपेंड नहीं करता, वो 1 पेज का भी हो सकता है, वो 20 पेजेस का भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में ये बात है कि आपका 20 से 25 पेजेस का लिटरेचर हो, 20 से 25 पेजेस का इंट्रोडक्शन हो, ग्रेजुएट थीसिस जो एमफिल के लिए होता है। तो इस तरह करके आपके कोई मतलब 100 पेजेस का थीसिस हो, लेकिन यही मेरे ख्याल में HEC का भी कोई रूल है, कोई 20,000 या 25,000 वर्ड मेरे ख्याल में एमफिल के थीसिस के होने चाहिए। जी मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ। आप मेरे पब्लिश्ड आर्टिकल के लिए गुलाम इसहाक गूगल स्कॉलर से भी देख सकते हैं, वहां पे मेरी प्रोफाइल शायद अपडेटेड है। गुलाम इसहाक गूगल स्कॉलर भी देख सकते हैं, और उसके अलावा आप गुलाम इसहाक साइकोलॉजी करके जो मेरी प्रोफाइल में ऐड नहीं है वहां से भी आपको आ सकते हैं। खैर, गुलाम इसहाक गूगल स्कॉलर साइकोलॉजी करके भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब लैना बेटा, मैं इस सवाल का यही जवाब दूंगा, आथर्स की तस्वीरें डाल दें। वो कह रही है कि 40 पेजेस का लिटरेचर रिव्यू आ गया, मैं इसमें मतलब क्या आंसर कर सकता हूँ? नंबर ऑफ पेजेस कभी भी डिसाइड नहीं करते।
ठीक है, आज के लेक्चर में बहुत अच्छा रहा, आप लोगों के साथ हेल्दी डिस्कशन रही। वाइंड अप करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है और तो। जी सर, ओके, अल्लाह हाफिज।